हेलो एवरीवन, दिस इज त्रिलोक मिश्रा। वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। तो हाल ही में जो है मैंने कैलाश मानसरोवर की राइड की है, जो कि नेपाल की लिमी वैली से, वो भी अपनी बाइक केटीएम एडवेंचर 390X पर। तो मुझे ना काफ़ी सारी लोगों की क्वेरीज आई इन द फॉर्म ऑफ डीएम और कमेंट्स, कौन सा रूट बेस्ट है, बेस्ट टाइम टू विजिट, पेट्रोल एंड बहुत सारी चीज़ों पर। तो अगर आप कैलाश मानसरोवर राइड की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये ब्लॉग जो है ना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो ब्लॉग को पूरा ज़रूर देखिएगा, थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि डिटेल में बातचीत होने वाली है। लेकिन शुरू करने से पहले धन्यवाद सभी लोगों का इतना सारा प्यार देने के लिए इन द फॉर्म ऑफ कमेंट्स, व्यूज़, और भाई इतना अप्रिसिएशन दिया है आप लोगों ने। इट मीन्स अ लॉट फॉर मी। थैंक यू सो मच फॉर दिस। तो इस वीडियो को जो है ना मैंने कुछ पॉइंट्स में डिवाइड किया है, जैसे कि नंबर 1 रूट कौन सा बेस्ट है, नंबर 2 परमिट कौन कौन से और कहाँ से लेने पड़ते हैं, नंबर 3 बेस्ट टाइम टू विजिट, नंबर 4 ट्रैवल कॉस्ट, नंबर 5 होटल और स्टे लोकेशंस, नंबर 6 नेटवर्क एरियाज, नंबर 7 पेट्रोल अवेलेबिलिटी लोकेशंस, नंबर 8 स्पेशल टिप्स जो कि मैंने एक्सपीरियंस किए अलोंग दिस राइड, जो आपको कंसीडर करनी चाहिए अगर आप जा रहे हो। तो फर्स्ट पॉइंट पर आते हैं कि रूट कौन सा बेस्ट है। तो ये रूट जो है मैं आपको दिल्ली से बताने वाला हूँ, क्योंकि मैंने वहीं से स्टार्ट की थी। अगर आप किसी और लोकेशन से कवर करने वाले हो तो आप जो है दिल्ली तक की अपनी राइड है वो आप एड ऑन कर लीजिएगा। कैलाश मानसरोवर व्यू पॉइंट जो है वो नेपाल की बहुत ही रिमोट वैली में पड़ता है, जिसको कि कहते हैं लिमी वैली, और जहाँ से कैलाश मानसरोवर दर्शन होते हैं उस लोकेशन को कहते हैं लापचला पास, जो कि है 5000 मीटर अप्रॉक्स। शॉर्टेस्ट एंड परफेक्ट रूट अगर मैं आपको बताऊं जो मैंने कवर किया था, दिल्ली टू नेपालगंज, जिसमें कि आप इंडिया नेपाल बॉर्डर क्रॉस करेंगे रोपड़िया। डे 2 आपका नेपालगंज टू रकम करनाली। डे 3 आपका रकम करनाली टू पीलीचोर। डे 4 पीलीचोर टू सरके घाट। डे 5 सरके घाट टू सिमीकोट एंड डे 6 सिमीकोट रेस्ट डे, क्योंकि सिमीकोट में जो है आपको अपने परमिट रिन्यू कराने होते हैं और एक्रेडिटेशन के लिए भी आपको एक दिन जरूरी चाहिए होता है, क्योंकि आप जो है इसके आगे जो है 2 हाई एल्टीट्यूड पास को क्रॉस करेंगे। डे 6 सिमीकोट टू लिमी रिसोर्ट वाया न्यालू पास। डे 8 लिमी वैली टू लापचाला पास, जहाँ से कैलाश मानसरोवर दर्शन होते हैं, एंड रिटर्न बैक टू लिमी रिसोर्ट। इसी तरीके से आपकी जो है अब यहाँ से रिटर्न जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। तो यही सेम रूट आप जो है रिटर्न के लिए भी कवर करेंगे, क्योंकि इसके अलावा कोई और रूट नहीं है वापस जाने का भी। अगर आपका देखा जाए तो टोटल 15 डेज दिल्ली टू दिल्ली आपके इसमें कवर होने वाले हैं। बाकी डिस्टेंस की बात करें तो इसमें करीब 2500 किलोमीटर अप्रॉक्स आपके लगेंगे। कि आप लोग सोच रहे होंगे कि रकम करनाली के बाद जो है डिस्टेंस इतनी ज़्यादा कम रखी गई है एक दिन के अंदर, तो एक्चुअली में ये ना डेडली ऑफ रोड है, तो इसमें मैंने जो है 50 to 60 किलोमीटर ही रखा हुआ है एक दिन को कवर करने के लिए, क्योंकि उसी में ही आप जो है एग्जॉस्ट हो जाएंगे। बाकी आपकी मर्जी है कि अगर आप ज़्यादा करना चाहें तो आप ज़्यादा भी कर सकते हो। इसके एड ऑन में आपको थोड़ा रूट कंडीशन के बारे में बता देता हूँ कि टिल रकम करनाली आपकी रोड बहुत ही अच्छी है, और रकम करनाली के बाद जो है आपका टोटल ऑफ रोड है जो कि करीब 250 किलोमीटर का होने वाला है। अगर अप एंड डाउन की बात करें तो 500 किलोमीटर आप डेडली ऑफ रोड करने वाले हो। सेकंड पॉइंट पर आते हैं परमिट्स। कैलाश मानसरोवर व्यू पॉइंट जो है वो नेपाल चाइना बॉर्डर पर पड़ता है, जो कि एक रेस्ट्रिक्टेड जोन में है। तो इसके लिए जो है आपको एक स्पेशल परमिट की रिक्वायरमेंट होती है अपार्ट फ्रॉम भंसार। ये परमिट जो है आपका सिर्फ काठमांडू के इमिग्रेशन ऑफिस से बनता है, जिसकी की ऑफिशियली चार्ज है $50। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो इसमें एक आपका आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा, आइदर आपका आधार कार्ड हो या फिर आपका वोटर कार्ड हो, पासपोर्ट हो, कुछ भी हो, और साथ में 2 फोटोज। अगर आप काठमांडू जाकर ये परमिट नहीं बनवाना चाहते हैं जैसे कि हमने किया था, तो आप ट्रेवल एजेंट के थ्रू बनवा सकते हैं। ट्रेवल एजेंट्स इसके $70 to $100 चार्ज करते हैं आपके ग्रुप साइज के बेस पर, आपके बिना काठमांडू जाए, और वो आपको व्हाट्सएप पे भेज देते हैं, जो कि आपका आगे एप्लीकेबल हो जाता है। इसके एड ऑन में आपके 1500 नेपाली रुपीस और लगते हैं, जो कि आपके सेमी कोर्ट में चार्ज किए जाते हैं। हिंट मैं आपको दे देता हूं कि जब आप ट्रैवल एजेंट से अपना परमिट बनवाएं तो उससे ये चीज़ एक बार बोल दें कि 1500 रुपये इसमें नेपाली चार्ज जो सेमी कोर्ट में लगने वाला वो मेरा एड ऑन है कि एक्सक्लूड है। तो अगर आपका एड ऑन नहीं कर रहे होंगे तो वो आपको चार्ज डिडक्ट करके देंगे। ये मैंने सेम किया था। परमिट के लिए रेफरेंस में आपको एक नंबर दे देता हूँ जिनसे हमने भी परमिट बनवाया था। तो ये नंबर है विनोद लामा जी का, जो कि सेमी कोर्ट में होटल रन करते हैं और बहुत ट्रस्टेड बंदे हैं। अगर आप चाहो तो इनको सेमी कोर्ट में ठहरने के लिए भी कंसीडर कर सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल बंदे हैं, आपकी परमिट में और भी आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें सॉल्व करने में हेल्प कर देंगे। इस स्पेशल परमिट को छोड़कर एक रेगुलर परमिट भी आपका लगता है, जिसे कि भंसार कहते हैं। जब आप इंडिया नेपाल बॉर्डर को क्रॉस करते हैं तो ये परमिट बनवाना आपका मैंडेटरी है, जो कि आपका डिफरेंट डिफरेंट मोड ऑफ व्हीकल के लिए डिफरेंट डिफरेंट चार्ज लगते हैं। जैसे कि हमने बाइक से ट्रैवल किया था तो बाइक का जो है आपका पर डे का 200 रुपये नेपाली चार्ज लगता है। कार के लिए आई थिंक 400 या 500 रुपये नेपाली चार्ज है। तो हमने जो है ये परमिट 10 दिन के लिए बनवाया था, जिसकी कॉस्ट आई थी 2000 रुपीज नेपाली। अब थर्ड पॉइंट पर आते हैं कि बेस्ट टाइम टू विजिट। खास मानसरोवर दर्शन व्यू पॉइंट का जो रोड है वो 15 मई से 15 अक्टूबर के बीच में ओपन रहता है।
इसके बाद में और इसके पहले जो है रोड क्लोज रहते हैं, क्योंकि ये जो रीजन है वो हाई एल्टीट्यूड रीजन में आता है। तो इस वजह से जो है यहाँ पर स्नोफॉल काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए रोड बंद रहता है। हमने दर्शन जो है 30 मई 2025 को किए थे, और बेस्ट टाइम अगर आपको बताऊं तो वो रहता है 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच में। अब ऐसा क्यों है? मानसरोवर दर्शन व्यू पॉइंट जो है वो हाई एल्टीट्यूड रीजन में आता है, और इस जगह जो है ना क्लाउड्स बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो सितंबर टू अक्टूबर में जो है क्लाउड्स एकदम क्लियर रहते हैं, तो आपको जो दर्शन है वो बहुत अच्छी तरीके से होते हैं। एक तरीके से अगर मैं आपको बताऊं, 80 टू 90% आपके चांस है कि आपको दर्शन होने ही होने हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा व्यू क्लियर रहता है, स्काई एकदम क्लियर रहता है। और अगर आप इससे पहले बात करेंगे, जब हमने दर्शन किए हैं मई में, या फिर आप कह सकते हो कि जून में, आप अगर करना चाहते हो मई जून में, तो इस टाइम जो है मानसून आने वाला होता है और बारिश वगैरह काफ़ी ज़्यादा आती है, तो क्लाउड्स होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। आपने मेरा वीडियो भी देखा होगा था, उसमें जो है कहीं क्लाउड्स आ रहे थे फिर क्लियर हो रहे थे, तो हम बहुत ज़्यादा लकी थे, क्योंकि भोलेनाथ की हमारे ऊपर कृपा थी, तो इस वजह से जो है वह दर्शन हो गए। बट लेकिन अगर आप दर्शन नहीं कर पाते हो, तो इतनी बड़ी यात्रा अगर आप करते हो और उसके बाद भी दर्शन नहीं होते हैं, तो काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट फील होता है। जुलाई अगस्त में आप इस रूट को बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि ये जो है ना टोटल ऑफ रोड लोकेशन है और हाई एल्टीट्यूड रीजन है, तो यहाँ पर जो है लैंडस्लाइड वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, तो इट इज़ टोटली नॉन रिकमेंडेबल। फोर्थ पॉइंट पर आते हैं, ट्रैवल कॉस्ट फॉर दिस ट्रिप। तो ये ट्रिप की जो डिस्टेंस है दिल्ली टू दिल्ली करीब 2500 किलोमीटर है, और जिसे करने में एवरेज 15 दिन लग जाते हैं। एक दो दिन ऊपर नीचे हो सकता है, मैं 15 दिन पकड़ के चलता हूँ। फ्यूल की बात करूँ तो मैं अपने बाइक के माइलेज के हिसाब से बताऊंगा, बाकी आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो। तो मेरी बाइक जो है 25 kmph का माइलेज देती है एवरेज, तो 2500 किलोमीटर के हिसाब से 25 के माइलेज पे आपका पेट्रोल कॉस्ट आई है 10,000 रुपीज़। अगर इसमें मैं अगर स्टे की बात करूँ तो 15 दिन के हिसाब से मैंने जो है डेली का एवरेज कॉस्ट जो लिया है वो 700 रुपीज़ लिया है। कहीं ऊपर नीचे हो सकता है, पर मैं एवरेज 700 इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि नेपाल में अपर एरियाज़ में, हिली एरियाज़ में ठहरना सस्ता रहता है, तो इसलिए 700 रुपीज़। तो इसकी कॉस्ट आ जाती है आपकी 10,500 रुपीज़। अब नेक्स्ट आ जाते हैं फूडिंग पर। तो नेपाल में जो है स्टैंडर्ड आपको हर जगह थाली ही मिलती है। लोअर एरिया रीजन में थाली की कॉस्ट रहती है 250 रुपीज़ नेपाली, और अपर एरियाज़ में थाली की कॉस्ट रहती है 350 रुपीज़ नेपाली। तो एक एवरेज अगर कॉस्ट पकड़ते हैं तो वो है 300 रुपीज़। तो अगर डेली की आप 2 मील लगाते हैं लंच और डिनर की, तो ये हो जाती है आपकी 30 मील्स, जिसकी कॉस्ट आएगी आपकी 9,000 रुपीज़। और इसके बाद अगर आप ब्रेकफास्ट करते हो तो एक एवरेज 100 रुपीज़ आपका ब्रेकफास्ट का भी लग जाता है, तो जो कि कॉस्ट है अराउंड 1500 रुपीज़ आप मान सकते हो। तो आपकी जो फूडिंग की कॉस्ट आएगी, टोटल कॉस्ट अगर आपकी आएगी तो 10,500 रुपीज़। तो टोटल कॉस्ट आपकी जो आएगी ट्रैवल की वो आएगी 30,000 रुपीज़, और एक्सक्लूडिंग परमिट्स, परमिट के आपके 70 टू $100, मतलब इंडियन रुपीज़ में अगर बात करें तो 8,000 रुपीज़, और भंसार का आपका 2,000, तो एक अप्रॉक्स जो है वो 10,000 रुपीज़ आपके परमिट के हो गए, तो 40,000 रुपीज़ ये हो गए। तो ये ट्रिप की कॉस्ट जो है वो अप डाउन थोड़ी बहुत हो सकती है, क्योंकि ये जो है मैंने अपनी बाइक के हिसाब से और अपने स्टे के हिसाब से बनाई है। किसी की बाइक जो है कम एवरेज देती है, किसी की ज़्यादा एवरेज देती है, तो वो थोड़ा बहुत एडजस्ट हो जाता है। बाकी एक टिप मैं ज़रूर देना चाहूँगा कि 40,000 तो आपकी ट्रिप की कॉस्ट है, बाकी आप भाई 40,000 रुपये एक्स्ट्रा भी कैरी करके चलें, और वो भी कैश में लेकर चलें, क्योंकि नेपाल में जब आप एंट्री करते हो तो उसके बाद आपको बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन मिलते हैं। कहीं पे आपको विड्रॉ करना हो, पैसे विड्रॉ करने हो, तो बॉर्डर से ही आप अपना लेकर चलें, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा रिमोट एरिया में है, तो इसलिए आप कैश में ही लेकर चलें। और 40,000 एक्स्ट्रा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपने अगर मेरी जर्नी देखी होगी तो उसमें आपने देखा होगा कितने अप्स एंड डाउन आए हैं। वैसे भी किसी भी जर्नी में थोड़ा बहुत तो अप डाउन आता ही है, बट ये जो है ना बहुत ही टफ एंड डेंजरस राइड है, तो इसमें ना आप हर चीज़ को, सेगमेंट को कैरी करके चलें, कि आपको हो सकता है बैकअप व्हीकल की ज़रूरत पड़े, हो सकता है आपको बाइक को टो करके लाना पड़े, जैसे हम टो करके लाए थे। तो भाई मेरी ट्रिप की कॉस्ट जो है ना 3 गुना हो गई थी जी हाँ, करीब 1 लाख से ऊपर की हमें ये ट्रिप पड़ी है, तीनों लोगों को पर पर्सन 1-1 लाख रुपए। तो इस तरीके से जो है आप अपनी ट्रैवल कॉस्ट कर सकते हो। सस्ती बिल्कुल भी नहीं है भाई। फिफ्थ पॉइंट पर आते हैं, तो होटल और स्टे लोकेशंस। तो दिल्ली से आप रकम प्रणाली तक अगर देखते हैं तो आपको बहुत सारे स्टे ऑप्शन मिल जाएंगे, क्योंकि ये चलता हुआ रूट है, तो यहाँ पर आपको कोई स्टे की अवेलेबिलिटी की दिक्कत नहीं होगी। बट आफ्टर रकम करनाली ये एरिया जो है ना थोड़ा रिमोट हो जाता है, तो उसमें मैं आपको स्टे ऑप्शन बता देता हूँ कि जहाँ जहाँ आपको होटल्स वगैरह मिल जाएंगे। तो आफ्टर रकम करनाली आपको पिलीचोर में मिल जाएगा, दूलाचोर में मिल जाएगा, देन आपको सरके घाट में मिल जाएगा, देन आपको खारपूनाथ में और सिमीकोट में मिल जाएगा। सिमीकोट के बाद रिमोट की भी रिमोट वैली हो जाती है ये, तो उसके बाद जो है आपको सल्ली में मिलेगा, जो कि 35 किलोमीटर से सिमीकोट से, और देन उसके बाद आपको नवलथांग में मिलेंगे कैंप्स। तो वो जो है एक तरीके से आप बोल सकते हो कि इमरजेंसी वाला ठहरने का ऑप्शन है। जैसे लद्दाख में हम टेंट्स में रुक जाते हैं, बेड मिल जाता है, तो उसी तरीके से वहाँ आपको मिल जाएगा। देन उसके बाद जो है नवलथांग के बाद आपको मिलेगा लिमी रिसोर्ट में, और लिमी रिसोर्ट के बाद आपका आता है कैलाश दर्शन व्यू पॉइंट। तो कैलाश दर्शन व्यू पॉइंट पे भी स्टे का ऑप्शन है, वहाँ एक हट बनाई हुई है, पर वहाँ पर कोई रहता नहीं है। तो अगर आप वहाँ ठहरना चाहते हो तो आप अपना सारा सिस्टम लेके जाइए, लाइक आपको खाने का ले जाना पड़ेगा, ओढ़ने के लिए, ठहरने के लिए, सब कुछ आपको ले जाना पड़ेगा।
तो ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि रकम करनाली के बाद बिल्कुल ही इन सब जगह को छोड़ के आइसोलेटेड है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको बीच-बीच में हर 10-10, 15-15 किलोमीटर में बस्तियाँ मिलती जाएँगी। तो अगर किसी दिन फँस जाते हो, कुछ हो जाता है, तो आप जो है बस्ती वगैरह में भी रिक्वेस्ट करके रुक सकते हो, जैसे कि हम एक दिन रुके थे। 6 पॉइंट पर आते हैं नेटवर्क्स। नेपाल के इस रूट में जो है नेपाल टेलीकॉम काम करती है और कोई भी सिम काम नहीं करती है, तो आप नेपाल टेलीकॉम लेकर चलें। अगर नेटवर्क्स की बात करें तो टिल सिमिकोट जो है ना, आपकी नेटवर्क्स अच्छे रहते हैं, इंटरनेट और कॉलिंग फैसिलिटी आपको दोनों ही अच्छी तरीके से मिलती है। सिमिकोट के बाद जो है काफ़ी रिमोट वैली आ जाती है, तो उसके बाद जो है आपका 36 किलोमीटर दूर सल्ली नाम की एक जगह पड़ती है, वहाँ तक नेटवर्क आते हैं। उसके बाद आपका सीधे आता है नेटवर्क लिमी रिसोर्ट के अपोजिट डायरेक्शन में जांग विलेज। मतलब आपका जो है डायरेक्ट आपको जाना होता है लिमी रिसोर्ट से कैलाश मानसरोवर दर्शन व्यू पॉइंट जाना होता है, बट नेटवर्क जो आते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं, क्योंकि उसके अपोजिट डायरेक्शन में 3 विलेज पड़ते हैं। तो एक पड़ता है टुमलिंग, उसके बाद जांग पड़ता है, उसके बाद एक और विलेज पड़ता है। तो जांग विलेज में नेटवर्क आते हैं। तो अगर आप बाइक से जा रहे हो तो आपके लिए वहाँ जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके बीच में पड़ती हैं 3 बड़ी-बड़ी नदियाँ, जिनको एक बाइक से क्रॉस करना पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। तो आप जो है एक तरीके से समझ लीजिए, अगर आप बाइकर हो तो आपको सल्ली में लास्ट लोकेशन मिलेगी, उसके बाद आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो अपने घर वालों को पहले से बता के जाएँ कि 2-3 दिन आप जो है नेटवर्क लोकेशन में बिल्कुल नहीं रहने वाले हैं। तो ये थी नेटवर्क की अवेलेबिलिटी। 7 पॉइंट पर अगर आते हैं तो वो है पेट्रोल अवेलेबिलिटी लोकेशन। तो इस रूट में जो है आपको लास्ट पेट्रोल पंप मिलता है बीरेन नगर, और बीरेन नगर के बाद जो है आपका कैलाश मानसरोवर दर्शन व्यू पॉइंट जो कि लापचाला पास है, वो करीब 350 किलोमीटर है। तो मतलब 250 किलोमीटर जिसमें आपका ऑफ रोड है और 100 किलोमीटर ऑन रोड है। तो लास्ट पेट्रोल पंप से अगर आप देखें अप एंड डाउन तो आपको पड़ेगा 700 किलोमीटर। तो अगर आप चाहो पेट्रोल कैरी कर सकते हो, बट मैं बोलूँगा कि आप पेट्रोल कैरी करके मत चलो, क्योंकि इन बिटवीन आपको पेट्रोल मिल जाता है, वो भी अच्छा पेट्रोल मिलता है। ना कैरी करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो है रूट बहुत डेडली ऑफ रोड वाला है, तो इसमें आप जितना कम लगेज लेकर चलें उतना ज़्यादा बेस्ट है। तो पेट्रोल को भी जो है आप कैरी ना करें। और अगर पेट्रोल की लोकेशंस की बात करूँ जहाँ आपको 110% आपको पेट्रोल मिलना ही मिलना है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। आफ्टर बीरेन नगर, तो बीरेन नगर के बाद आपको सबसे पहले मिल जाएगा सरके घाट में, वहाँ प्योर पेट्रोल मिलता है। दूसरा खारपुर नाथ में मिल जाता है। तीसरा आपको मिल जाएगा सिमीकोट में, और सिमीकोट के बाद आपको कहीं पे भी पेट्रोल नहीं मिलेगा। हाँ, डीजल की एक बार अवेलेबिलिटी हो सकती है सिमीकोट के बाद, पर पेट्रोल आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो आप इस तरीके से प्रिपेयर होकर चलें। बाकी आपको पेट्रोल की अगर प्राइस की बात करूँ तो नेपाल में 156 रुपीज़ लीटर पेट्रोल था नेपाली, जब हम गए थे 30 मई को। तो उस टाइम ये पेट्रोल का रेट था। तो सरके घाट में मुझे 200 रुपये लीटर मिला था, और सिमीकोट में जो है वो 300 रुपये लीटर मिला था। हाँ, 8 पॉइंट पर अगर आते हैं तो स्पेशल टिप्स जो कि मैंने इस राइड पर एक्सपीरियंस किए हैं, जो मैं आपको देना चाहूँगा। तो ये रूट जो है ना काफ़ी ज़्यादा डेंजरस, और यहाँ का जो ऑफ रोड है ना बहुत ही ज़्यादा गंदा वाला है। तो अगर आप इस रूट को अगर कंपेयर कर रहे हैं लद्दाख या स्पीति से, तो अगर लद्दाख और स्पीति को आप ऑफ रोडिंग का डैडी मानते हो, एडवेंचर्स का डैडी मानते हो, तो ये रूट भाई सुपर डैडी है, सुपर टू सुपर डैडी है। तो इस चीज़ की आप गलती बिल्कुल भी ना करें कि इसे लद्दाख और स्पीति समझ के चले जाएँ, ठीक है? तो इसके लिए क्या है कि मैं 1-2 चीज़ें आपको बताना चाहूँगा जो आपको अपने लिए और अपनी बाइक के लिए कवर करनी चाहिए, रखनी चाहिए। तो बाइक के लिए मैं आपको बता दूँ, क्लच वायर और रेस वायर एक्स्ट्रा कैरी करें, क्लच लीवर और ब्रेक लीवर ज़रूर कैरी करें एक्स्ट्रा, और साथ रेयर और फ्रंट ब्रेक पैड्स ज़रूर रख लें, क्योंकि ब्रेक्स आप ज़्यादा अप्लाई करते हो तो वो जो है घिसने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई बाइक्स के लिए। बाकी मैं आपके अपने लिए बता देता हूँ, तो ये जो रीजन है ना वो हाई एल्टीट्यूड रीजन में आता है। इस अलोंग द रूट सिमिकोट के बाद आपके 2 हाई एल्टीट्यूड पास पड़ते हैं। एक न्यालू पड़ता है जो कि 5000 मीटर पे है अप्रॉक्स, और दूसरा पड़ता है लापचला पास जहाँ से आपके कैलाश मानसरोवर दर्शन होते हैं, तो वो भी 5000 मीटर अप्रॉक्स ही है। तो इन सब जगह ना ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा कमी रहती है, तो आप अपने साथ ना ऑक्सीजन सिलेंडर ले जा सकते हो, मिनी ऑक्सीजन सिलेंडर ऑक्सीजन के लिए, और साथ में डायमॉक्स गोली जो कि आपके ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करती है अपार्ट फ्रॉम योर रेगुलर मेडिसिन बॉक्स। नेक्स्ट टिप की अगर मैं बात करूँ तो बाइक आप जो है कौन सी यहाँ पर ले जा सकते हो, तो मेरे ओपिनियन में मैं बोलूँ तो यहाँ पर जो है ना आप एडवेंचर बाइक्स को ही कंसीडर करें, कि यहाँ पर जो ऑफ रोड है और जो स्लोप की हाइट है ना वो इतनी ज़्यादा है कि मेरी बाइक जो KTM एडवेंचर 390X जो मैं 2 महीने पहले ली थी, वो भी कभी कभार ना पहले गियर में गिव अप कर जाती थी, क्योंकि आपको यहाँ पर स्लोप से तो कैटर करना ही है, बाकी आपको ऑफ रोड भी करना है। ऑफ रोड का मतलब यहाँ पर सिर्फ नॉर्मल वाला ऑफ रोड नहीं है, ये इतना बड़ा बड़ा यहाँ पर पत्थर है जिसके साथ आपको निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। या फिर भी अगर एडवेंचर बाइक्स को छोड़कर अगर कोई और बाइक्स ले जाना चाहते हैं अपने रिस्क पर, वो भी धक्का मुक्की करके, तो आप 150 सीसी से ऊपर ही बाइक यहाँ पर लेके जाना, उससे नीचे बाइक लेकर बिल्कुल भी मत जाना। और साथ में पिलियन को तो भाई बिल्कुल भी कंसीडर मत करना इस रोड पर, चाहे आप एडवेंचर बाइक लिए हो चाहे कितने भी सीसी की बाइक लिए हो। और अगर ग्रुप की बात करें तो सोलो बिल्कुल भी मत जाना यहाँ पर, क्योंकि यहाँ कुछ लोकेशंस ऐसी हैं जहाँ आपको धक्का मुक्की नहीं करना है, बाइक उठाकर पुल करके रखना है, तो जो कि आपके अकेले के लिए पॉसिबल नहीं है। अगर मैं रिकमेंडेशन दूँ तो आप मिनिमम 3 लोगों का ग्रुप लेकर जाएँ,
2 लोगों के ग्रुप से भी यहाँ पर कहीं-कहीं ऐसा हो जाएगा कि आप जो है बहुत ज़्यादा थक जाओगे। एक बाइक आदमी उठाएगा, दूसरा बाइक खिसकाएगा, तो एक बाइक को उठाकर भी रखना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, तो 2 लोग उठाकर रखते हैं तो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। जैसे हम लोगों ने इसमें कैटर किया था, तो इसीलिए हम लोग मिनिमम 3 लोगों का ग्रुप लेकर गए थे, तो 3 लोगों का ग्रुप बहुत ही सही रहेगा इसमें मिनिमम। बाकी एट द एंड मैं यही बोलूँगा कि यहाँ पर अगर आप जा रहे हो तो मजबूत इरादों के साथ और हर सिचुएशन को फेस करने की कैपेबिलिटी आप अपने अंदर रख के जाना। बाकी अगर कुछ पॉइंट्स छूट गए होंगे इस वीडियो में तो आप जो है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर राइड। हर हर महादेव।